नमस्कार दोस्तों, मैं अनु श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जीके आर्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बता दें कि कुछ बच्चों ने हमारे पास फ़ोन करके ये कहा था कि सर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू करें। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी आप टॉपिक को चुने हुए हैं अभी। लेकिन हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री के एक छोटे से पार्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है और शायद इतने दिन तक अभी बर्दाश्त करने की हम लोगों के पास क्षमता नहीं है। तो बच्चों ने कहा कि सर हम थोड़ा सा महारानी पद्मावती के बारे में, महारानी पद्मावती को लेकर कौन कौन सी बातें हुई थी, ये थोड़ा सा हम लोग आपसे जानना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग कुछ समय पहले महारानी पद्मावती की पिक्चरों को भी देखे और जिस समय ये मूवी रिलीज़ हुआ था उस समय तो काफ़ी देश भर में हंगामा भी मचा था। तो ये क्या प्रकरण था, इसके बारे में थोड़ा सा आप हम लोगों को बताए थे तो बहुत बेहतर रहता। तो मैंने बच्चों को समझाया भी कि ये तो सही है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है पढ़ाने में महारानी पद्मावती के बारे में, बट अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और फिर मैं अगर मिडिएवल की तरफ जाता हूँ इस कहानी को बताने के लिए, थोड़ा सा ये हमें लगता है कि सीक्वेंस भंग हो जाएगा। और लेकिन फिर भी अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश मैं करूँगा, एक लेसन आपका जो है, जो डिमांड है उसको मैं पूरा करके फिर वापस अपने लेसन की तरफ आ जाऊँ। तो मैं भी आपसे बताना चाहता हूँ कि बच्चों की चूँकि डिमांड थी, इसीलिए बच्चों की डिमांड को पूरा करने के लिए ही आज हम इन्हीं पद्मावती के बारे में कुछ जिक्र करने वाले हैं, कुछ आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो मिडिएवल हिस्ट्री का ये पार्ट है, मॉडर्न का पार्ट नहीं है। मैं मॉडर्न बिल्कुल पढ़ाऊंगा, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। बस एक या मुश्किल से 2 क्लास हो सकता है कि इसमें लगेगा महारानी पद्मावती के बारे में, चूँकि बेचैनी ज़्यादा है, अभी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है बच्चों को। तो उन्होंने कहा तो मुझे इसका थोड़ा सा अनुकरण करना पड़ेगा, चूँकि आप ही के हिसाब से मुझे भी चलना है। तो आज हम महारानी पद्मावती के बारे में जिक्र करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी वो घटना महारानी पद्मावती को लेकर घटित हुआ था, रियल घटनाएं क्या थी, क्या वजह था, और इस महारानी पद्मावती राजा रावल रतन सिंह के जीवन के बीच में अलाउद्दीन खिलजी का जो ट्विस्ट आता है वो ट्विस्ट क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरी चर्चा का विषय बस ये होगा कि आपको कहानी के माध्यम से मैं इस बात की जानकारी दिला सकूं कि वास्तविकता क्या थी, कौन सी बातें हुई थी। आइए आज हम पढ़ें महाराजा रावल रतन सिंह के बारे में। महाराजा रावल रतन सिंह अगर हम इनके शासन को देखें तो 1301 से 1303 के बीच में इनका शासनकाल माना जाता है। अगर हम उस दौर की बात करें, राजा रावल रतन सिंह के समय की बात करें, तो उस समय राजतंत्र चलता था। और राजतंत्र क्या, मैं अगर प्रजातंत्र की भी बात करूं तो प्रजातंत्र में भी जो सबसे शीर्ष पद पर होता है उसको अपने शासन व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ विशेष जानकारी नहीं होता है, क्योंकि वह अपने शासन का विकेंद्रीकरण कर देता है। और विकेंद्रीकरण कर देने के चलते उसको अपने प्रशासनिक कार्यों में कौन कौन सी बातें हो रही हैं, कौन सी बातें नहीं हो रही हैं, उसको विशेष जो है जानकारी नहीं मिल पाता है। और ये परंपरा शुरू से ही रही है कि राजतंत्र के समय में भी, प्रजातंत्र के समय भी राजा महाराजा जो हुआ करते थे वह अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मंत्री परिषद के माध्यम से बांट दिया करते थे। तो मंत्री परिषद होती थी, मंत्री परिषद तमाम प्रकार के कार्यों को राजा महाराजा का करता था। उसी मंत्री परिषद में एक पद हुआ करता था राज पुरोहित का, अर्थात ब्राह्मण का एक पद हुआ करता था। और रावल रतन सिंह के मंत्री परिषद में भी एक दरबारी राज पुरोहित थे, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था राघव चेतन। तो रावल रतन सिंह के दरबार में यह एक दरबारी ब्राह्मण है, नाम है राघव चेतन। अब अगर हम उस दौर की बातें करें तो उस समय दरबारियों को नगद वेतन देने की परंपरा नहीं थी, नगद वेतन वगैरह देने की परंपराएं नहीं थी।
वेतन के नाम पर इनको उस समय 2 वक्त का जो है या 1 वक्त का अनाज वगैरह दरबारियों को दिया जाता था राजा की तरफ से। तो राघव चेतन भी दरबारी ब्राह्मण थे। ये भी महाराजा रावल रतन सिंह के दरबार में सुबह सुबह आराम शाम करते हुए हालचाल जानने के लिए पहुंचते हैं और फिर राजा की तरफ से आदेश होता है कि 1 वक्त का अनाज इनको दे दिया जाए, महाराज को 1 वक्त का अनाज महाराज को दे दी जाए। फिर शाम को वही स्थिति, शाम को फिर आराम शाम करते हुए राघव चेतन फिर पहुंचता है और फिर पहुंचकर वही चीज़ आदेश राजा का कि महाराज को 1 वक्त का अनाज दे दिया जाए। तो इस तरह से बहुत ही मज़े से जीवन कट रहा है राघव चेतन का। अब राघव चेतन के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, 2 वक्त का उसको अनाज मिल जा रहा है। दरबारी ब्राह्मण है, दरबारी ब्राह्मण तो हैं, लेकिन ब्राह्मण के नाम पर अगर देखा जाए तो ज्ञान कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान नहीं कि ब्राह्मण कुल में पैदा तो राघव चेतन हुआ था, बट ज्ञान के नाम पर अगर देखा जाए तो हनुमान चालीसा का भी ज्ञान नहीं था। ऐसे ये ब्राह्मण महाराज थे राघव चेतन। लेकिन फिर भी देखिए, दरबारी ब्राह्मण हैं, खानदानी ये परंपरा चली हुई आ रही थी कि इनके दादा परदादा या पिताजी ने भी इनके दरबार में सेवा दी होंगी और उसी का परिणाम था कि ये भी वंशानुगत रूप से ब्राह्मण के पद पर कायम है। तो जानकारी कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, इसलिए मान सम्मान अभी भी उसी तरह का है। तो ये जो है इनका जीवन बहुत ही मज़े से कट रहा था। अब अगर हम देखें तो राघव चेतन के अलावा रावल रतन सिंह के दरबार में और भी तो सब दरबारी होंगे, बहुत सारे दरबारी होंगे जो राघव रतन सिंह के दरबार में काम करते होंगे, 7 घंटा 8 घंटा काम करते होंगे, मुश्किल से उन्हें भी 2 वक्त का अनाज मिलता होगा। लेकिन यहाँ पर राघव चेतन का देखिए, बिल्कुल निरक्षर, ज्ञान कुछ भी नहीं, दरबारी राजपुरोहित बना हुआ है और परिणाम क्या हो रहा है कि 2 वक्त का आराम से इसको अनाज मिल रहा है और पूरे मजे के साथ ज़िंदगी इसकी कट रही है। तो आज ही से नहीं, पुरातन काल से ही ये सुनने को मिलता है कि व्यक्ति अपने दुख से जितना दुखी नहीं होता है उतने वह दूसरों के सुख से दुखी होता है। तो जो भी रावल रतन सिंह के दरबार में दरबारी होंगे, उसमें से कुछ दरबारी ऐसे भी होंगे जिनको राघव चेतन का सुख पसंद नहीं आ रहा होगा। और ऐसे ही दरबारियों में से एक दरबारी था जिसको राघव चेतन के ऐशो आराम और उसकी प्रतिष्ठा को लेकर काफ़ी दुख था और ये चाहता था कि कैसे हम राघव चेतन को राजपुरोहित के पद से हटा दें। तो एक दिन सुबह सुबह एक दरबारी पहुंचता है रावल रतन सिंह के पास और जाकर रावल रतन सिंह से कहता है कि महाराज अगर आदेश करे तो मैं एक बात कहूं। रावल रतन सिंह भी कहते हैं कि हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं। दरबारी कहता है रतन सिंह से, महाराज ये राघव चेतन जो आपका पुरोहित है, जो दरबारी ब्राह्मण है, इसका आपके दरबार में क्या रोल है, क्या रोल है, क्या करता है ये। रावल रतन सिंह कहते हैं, भाई ब्राह्मण है मेरा, रोल की क्या बात करते हो, तुम रोल की बात कर रहे हो, मेरा वो ब्राह्मण है, पुरोहित है। तो दरबारी फिर कहता है रावल रतन सिंह से कि ब्राह्मण है वो तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण होने के बावजूद कोई इसका काम तो होगा ना, आपके दरबार में ये काम क्या करता है, ये क्या काम करता है, क्या काम है इसका। रावल रतन सिंह हंसते हैं और हंसते बोलते हैं दरबारी से कि भाई क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि राघव चेतन पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी दरबार में वंशानुगत पद पर राजपुरोहित बनकर है। तब जो है दरबारी कहता है कि
अगर ये राघव चेतन पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर इसका दरबार में क्या काम है? क्योंकि महाराज मुझे एक बात बताइए, आपको जब भी किसी धार्मिक अनुष्ठान को करना होता है, कोई पूजा पाठ करना होता है, तो आप किसी किराए के ब्राह्मण को बुलाते हैं और आपके दरबार में राजकोष का जो अनाज है, जो ब्राह्मणों को मिलता है, उसे यह मुफ्त में ले रहा है। क्योंकि एक तो हम इनको फ्री में अनाज दे रहे हैं और दूसरा जो हम किराए का ब्राह्मण लेकर आते हैं जिससे पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, उसको भी हम अनाज वगैरह देते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो यही लगता है महाराज कि आपके दरबार में एक नहीं दो दो ब्राह्मण काम कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर अनाज ये लेकर घर जाते रहे तो मुझे तो लगता है महाराज कि आपका 2-3 साल में ही कंगाल होना तय है। रावल रतन सिंह को भी बात लग गई दरबारी की। बोला कि बात तो सही कह रहे हो, अभी तक तो मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। आज सुबह सुबह तो आया था, लेकिन कोई बात नहीं, आने दो शाम को। शाम को जब आता है तो मैं दरबार से अच्छे ढंग से उनको निकालता हूं। अब देखिए, राघव चेतन फिर वही काम, सुबह का लेकर गया था, फिर पहुंच जाता है शाम को। शाम को जैसे ही पहुंचता है और राम राम महाराज करता है, तुरंत रावल रतन सिंह कहता है कि ये राम राम की जैसी की तैसी तुम्हारे पास रहे। पहले तुम आ गए हो आज, तो मैं तुम्हें आज तो वापस करूंगा नहीं, लेकिन इतना सुन ले कि कल से तुझे दरबार में अब नहीं आना है। जैसे ही राघव चेतन महाराज की इन बातों को सुनते हैं, ये हो क्या गया महाराज को, ये अचानक ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों करने लगे? तो राघव चेतन कहता है कि ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, आपका दरबार है, आप कहेंगे तो मैं आऊंगा, आप कहेंगे तो मैं नहीं आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराज अगर मुझे थोड़ा सा भी हक दें तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा कि अगर मैं दरबार में नहीं आता हूं तो क्यों, क्या कारण है कि मैं नहीं आऊं? कुछ तो मुझे बताइए महाराज कि हुआ क्या मुझसे। अब रावल रतन सिंह को भी जितनी बातें दरबारी ने सिखाया था उतना तो बोलेंगे ही बोलेंगे। रावल रतन सिंह कहते हैं कि महाराज बात क्यों की करते हैं? तो सुन लीजिए, बात मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मेरे किस काम के लिए हैं, आप मेरे लिए करते क्या हैं कि मैं आपको अनाज दूं, मैं आपको उपहार दूं, कोई कारण तो होना चाहिए। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, तुरंत इनकी बुद्धि काम की, बात समझ गया राघव चेतन कि आज जरूर किसी न किसी ने महाराज से आकर चुगली कर दी है। तो राघव चेतन भी इस बात को कन्फर्म होना चाहता था। बोला कि महाराज आप जो है कहते हैं काम की बात, आप काम की बात करते हैं, आप कहें तो मैं आपके लिए जान भी दे दूं, ये काम कौन सी चीज़ है? रावल रतन सिंह कहते हैं जान की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरे लिए जान देने वाले बहुत हैं। तू बता कि मेरे लिए कर क्या सकता है, क्या कर सकता है मेरे लिए, मैं क्यों तुझे अपना राजपुरोहित रखूं? तब राघव चेतन कहता है कि महाराज काम की बात करते हैं, कभी मौका तो दीजिए काम का, क्या मैं नहीं कर सकता हूं? अब ऐसे ही आप भागते फिरे रहेंगे तो मैं थोड़ी समझाऊंगा आपको कि क्या काम है क्या काम है। कभी मेरे साथ 2 वक्त का वक्त गुजारे तब मैं आपको समझाऊं कि काम क्या क्या है। रावल रतन सिंह भी आज प्रण ही कर लिया था कि आज तो पक्का इनको दरबार से निकालना ही निकालना है। तो रावल रतन सिंह भी कहता है कि ठीक है, पर समय की बात करते हो, आज तेरे लिए पूरा दिन मेरा रहा, आज तेरे लिए मैं खाली रहूँगा, तुझे जितना काम करना है, जितना काम कहना है उतना मेरे लिए करो। अब देखिए, राघव चेतन तुरंत जो है महाराजा रावल रतन सिंह को अपने पास बैठाता है और बैठा करके
देखिए क्या समझा रहा है, समझा रहा है इन 4 शब्दों के बारे में। इन 4 शब्दों के बारे में वह रावल रतन सिंह को समझाता है और कहता है कि इनमें से अगर कोई गुण आपके पास हो तो आप किसी को भी अपने देश में बेवकूफ़ बना सकते हैं, किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे प्रशासक के तौर पर काम कर सकते हैं। रावल रतन सिंह को राघव चेतन समझाते हुए कहता है कि महाराज मुझे एक बात बताइए कि आप जितने भी अपने शासन में राजकीय फैसले लेते हैं उन राजकीय फैसलों को आपके अलावा कोई और लेता है या आप ही लेते हैं? रतन सिंह कहता है कि मैं लेता हूं, दूसरा क्यों कोई लेगा, मैं राजा हूं तो मैं फैसले लेता हूं। तब राघव चेतन कहता है कि मुझे एक बात बताइए महाराज कि आप जो भी फैसला लेते हैं क्या आपके फैसले से सबको समान लाभ होता है? रावल रतन सिंह कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर मैं कोई फैसला लेता हूं तो निश्चित है कि मेरे किसी फैसले से कोई जनता जो है खुश होती होगी तो किसी जनता को उससे कष्ट भी होता होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हर फैसले से हर कोई खुश नहीं रह सकता है। ये कैसे संभव है? किसी फैसले से किसी को फायदा हो सकता है तो किसी फैसले से किसी को नुकसान हो सकता है। तो राघव चिंतन कहता है कि महाराज आपके फैसले से जिनको नुकसान होता है अगर आप उनका नुकसान करते हैं तो फिर आपको क्या लगता होगा? रावल रतन सिंह कहते हैं कि मुझे पाप लगता होगा, पाप लगेगा। तब कहता है राघव चेतन कि महाराज पाप तो लगता होगा, लेकिन ऐसे फैसले तो आप हर दिन 1000 करते होंगे, हर दिन आप हजारों फैसले लेते हैं, और चूंकि इन सारे फैसलों से सब कोई खुश नहीं रहता है तो किसी न किसी को नाखुशी भी होती होगी, और जिससे नाखुशी होती होगी उसके लिए आपको क्या लगा? पाप लगा। तो आप मुझे बताइए कि जब लगातार आप पाप करते जाएंगे तो आप लास्ट में कहां जाएंगे? क्या मिलेगा? बोले तो नरक मिलेगा। तब राघव चेतन कहता है कि बस महाराज अब आप देख लें कि आपका भविष्य क्या है। तुरंत रावल रतन सिंह पैर पकड़ लेते हैं महाराज का, पैरों पर गिर पड़ते हैं और पैरों पर गिर करके रोते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता मुझसे गलती हो गई। क्या बताएं, कोई पता नहीं कौन आया था, मुझसे कुछ बातों को बोल कर गया, मुझसे गलती हो गई, माफ़ करिए। अब यहाँ पर राघव चेतन समझता है कि राजा को अपनी बात का एहसास हो गया। फिर रावल रतन सिंह कहता है कि मैंने तो बहुत पाप कर दिए, लेकिन इन पापों से अब मुझे मुक्ति कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं पापों को अधिक दिन तक ढो नहीं सकता। हे ब्राह्मण देवता मुझे पापों से मुक्ति होने का उपाय बताएं। राघव चेतन कहता है कि बस यही तो मैं चाहता था कि महाराज आप एक बार हमारी बातों में आ जाए। तब राघव चेतन कहता है कि इस पापों से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, तीर्थ। रावल रतन सिंह कहते हैं कि क्यों मजाक कर रहे हैं महाराज, अगर मैं तीर्थ पर जाऊंगा तो मालूम चलेगा कि मेरे प्रशासन का सारा बंटाधार हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। राघव चेतन कहता है कि मैंने ये कब कहा कि महाराज आप जाएंगे तीर्थ पर? अगर राजा महाराजा तीर्थ पर जाएंगे तो ये ब्राह्मण देवता किस काम के आएंगे? रावल रतन सिंह कहता है कहना क्या चाहते? तो कहना मैं यही चाहता हूं कि मैं तीर्थ पर जाऊंगा और मैं आपके पापों को ढोऊंगा, आपके पापों से मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। जैसे ही राघव चेतन इस बातों को कहता है महाराज पैरों पर गिर पड़ते हैं, बोलते हैं कि महाराज आप ही हो
मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्राह्मण का मैंने दिल दुखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज मुझे पापों से तुरंत मुक्ति चाहिए, और आप यदि मेरे लिए तीर्थ पर जा सकते हैं तो अभी रवाना होइए, अभी जाइए। राघव चेतन कहता है कि आवारा थोड़ी हूँ, मेरी भी घर गृहस्थी है, मेरी भी लुगाई उगाई है, मैं ऐसे कैसे चला जाऊं। महाराज रावल रतन सिंह कहते हैं कि आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं, मेरे रहते आप टेंशन न लें। आपके घर पे जो खर्च होगा कहें तो मैं अगले 6 महीने तक का एडवांस अनाज भेज दे रहा हूं, लेकिन आप तुरंत जो है तीर्थ पर निकलिए, मैं अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूं। इसी चक्कर में तो थे राघव चेतन, उनको भी लगा कि आज तो महाराजा हमारे बातों में फंसी गए। अब देखिए तीर्थ का बहाना करता है, बोलता है कि मैं तीर्थ पर तो चला जाऊं महाराज, लेकिन तीर्थ पर जाने होने के लिए भी तो थोड़ा सा पैसे वैसे चाहिए, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। रावल रतन सिंह कहते हैं कि पैसे की आप चिंता क्यों करते हैं महाराज, मेरे रहते पैसे की चिंता करते हैं। कितना चाहिए पैसा, कितना चाहिए आपको पैसा, आप जितना मुझे बता सके, बस यही तो चाहिए था राघव चेतन को। कहता है कि महाराज पापों से मुक्ति पाने के लिए मैं तीर्थ पर तो जाऊंगा, लेकिन तीर्थ पर जो जाऊंगा तो एक दिन में तो आपने कोई पाप किया नहीं, आपको पाप करने में भी कई साल लगे हैं, इसीलिए इन पापों का अंत होने में भी समय लगेगा। छोटे मोटे जो पाप होंगे उसको भी कम से कम समाप्त करवाने में 6 माह का तो समय लग ही जाएगा। 6 माह तो लग ही जाएंगे, 6 महीने में छोटे मोटे पाप जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो अगले 6 माह के लिए मेरे को रहने ठहरने, खाने पीने, आने जाने, किराया फिराया सबका तो खर्चा ही, तो कम से कम मुझे लगता है कि लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। मतलब 1 लाख रुपए आप हमको दे दीजिए महाराज। तुरंत महाराज की तरफ से आदेश होता है कि महाराज को 1 लाख रुपए दे दी जाए। इस तरह से पुरोहित महाराज 1 लाख रुपए लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब सोचिए ये कर रहे हैं तीर्थ राघव चेतन, जिनको पूजा पाठ का भी ज्ञान नहीं, अगर शुद्ध देखा जाए तो हनुमान चालीसा का भी ज्ञान नहीं, और वो राघव चेतन करेंगे राजा के पापों का अंत, और इसके लिए करने जा रहे हैं वो तीर्थ यात्रा। तो राघव चेतन भी कहता है कि चल भाई रुपए तो मेरे को मिल गए, अब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी तीर्थ वगैरह किया नहीं, एक मौका इस समय जाते जाते कम से कम उम्र के अंतिम पड़ाव पे मिल गया कि मुझे तीर्थ करने को मौका मिला, तो तीर्थ का तीर्थ मैं कर लूँगा और पिकनिक का पिकनिक मना लूँगा। इस तरह से राघव चेतन निकल जाते हैं तीर्थ पर। और तीर्थ यात्रा में कहाँ पहुँचते हैं राघव चेतन, तो राघव चेतन इसी तरह से घूमते घूमते पहुंच जाते हैं सिंघल प्रदेश। ये देखिए कहाँ पहुंच गए, सिंघल प्रदेश। इसी सिंघल प्रदेश को आज हम कहते हैं श्रीलंका। तो तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं राघव चेतन और पहुंच जाते हैं सिंघल प्रदेश। ये बात 1301, 1302, 1303 के आसपास की है। तो उस समय तो बिजली पानी की भी व्यवस्था भी अच्छे से नहीं था, अन्यथा उस समय का इंसान इतने कष्ट क्यों करता। तो सिंघल प्रदेश में पहुंचते हैं रात्रि में। अब रात्रि में उनको देखने वाला कौन है, रात्रि में पहुंचते हैं और एक बगीचे में जाकर राघव चेतन वहीं पर सो जाते हैं। सुबह सुबह 4 जब बजे तो इनके कानों में कुछ लड़कियों की मधुर आवाज सुनाई देती है। राघव चेतन सोचे कि गुजरे जमाने हो गए, इतने दिनों तक इतनी मधुर आवाज़ तो कभी सुना ही नहीं। ये तो बहुत ही सुरीली आवाज़ है, ये किस लड़की की आवाज़ है भाई। अब देखिए राघव चेतन तुरंत अपने झोले डंडे को उठाते हैं और उस आवाज़ के पीछे पीछे भागते हुए जाते हैं। दृश्य क्या देखते हैं, कुछ लड़कियों का दृश्य देखते हैं और उस लड़कियों में एक ऐसी लड़की के दृश्य को देखते हैं कि दृश्य देखते ही राघव चेतन हो जाते हैं बेहोश। और जैसे ही राघव चेतन को होश आया
तुरंत झोला झंडा उठाए और भागते हुए फिर सिंघल प्रदेश से पहुंच जाते हैं मेवाड़। मेवाड़ किसके पास? तो वही रावल रतन सिंह के पास। अब इस पूरे प्रकरण में राघव चेतन को 3-3.5 महीने का ही वक्त लगा होगा और तीर्थ पर कहकर निकले थे कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। अब देखिए रावल रतन सिंह के दरबार में पहुंच गए राघव चेतन। जब राघव चेतन रावल रतन सिंह के दरबार में पहुंचते हैं तो एक दिन सुबह सुबह रावल रतन सिंह अपने दरबार में निकलते हैं, देखते हैं कि राघव चेतन खड़ा है। तुरंत रावल रतन सिंह कहते हैं कि महाराज सही में आप किसी काम के ब्राह्मण नहीं हैं। आज मालूम चल गया, 6 महीना का तीर्थ कह के बोल कर गए और 3.5 महीना में ही वापस आ गए। ये किसी काम के नहीं हैं। और रावल रतन सिंह 2-4 गालियां राघव चेतन को दरबार के में ही सुना देते हैं। राघव चेतन भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप मुंह लटकाए हुए सारी गालियों को सुन लेता है। जब महाराज सारी गालियों को दे देते हैं तब राघव चेतन के चेहरे पर उनकी नजर पड़ती होती कि ओहो ब्राह्मण देवता, बड़ी गलती हो गई, मैंने बिना कुछ कारण पूछे ही गाली वगैरह दे दिया। अरे हो सकता है कि कहीं रास्ते में इनसे किसी चोर ने इनका सामान वगैरह छीन लिया होगा या पड़ोसी देश के किसी सैनिक ने इनको मारा पीटा होगा जिसके चलते ये वापस चले आए। तो मुझे ब्राह्मण देवता से पहले तो पूछना चाहिए, मैंने गलती कर दी। अब इस देखिए इस ब्राह्मण देवता से पूछता है रावल रतन सिंह, महाराज माफ़ कीजिए गलती हो गई मुझसे, बात क्या है, क्यों मुंह लटकाए हुए हैं? इस तरह से अगर आप रहेंगे तो मुझे कारणों का पता कैसे चल पाएगा? राघव चेतन कहते हैं कि कारणों को जानने से क्या फ़ायदा, 2-4 गालियाँ और भी दे दीजिए, आपका तो इसी में खुशी है। रावल रतन सिंह कहते हैं कि हुजूर गलती हो गई, माफ़ करें, बात क्या है पहले बात तो बताएं। राघव चेतन तुरंत रावल रतन सिंह को एक कोने में ले जाता है, ले जाकर सीधे कहता है कि महाराज एक बात बोलूं? रावल रतन सिंह कहते हैं कि हाँ बताओ क्या बात है? तो आपकी जितनी भी रानियां हैं ना वो किसी काम की नहीं है, सब की सब बेकार है, सब बेकार हैं, किसी के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। रावल रतन सिंह कहते हैं कि महाराज क्या बात कर रहे हैं? तीर्थ पर आप निकले थे, लुगाई उगाई की बात कहाँ से लेकर आ गए? इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो लुगाइयों की बात छोड़ो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा महाराज आपकी कोई भी रानियाँ किसी काम की नहीं है। और इस प्रकार से राघव चेतन एक युवती के बारे में 4 से 5 घंटा रावल रतन सिंह से उसके बारे में चित्रण करता है। और जब पूरा व्याख्यान समाप्त हो जाता है तब रावल रतन सिंह कहते हैं कि अच्छा महाराज ऐसी बातें हैं तो मुझे अभी कभी ले चलिए, मुझे भी मिलना है उस युवती से, उस सुंदरी से। तो राघव चेतन कहता है इस तरह से महाराज जाएंगे ना तो मालूम चलेगा कि दोनों जेल के अंदर हम लोग चले जाएंगे। महाराज हैं, अरे मुझे देखिए, मैं ब्राह्मण देवता फटाहाल कपड़े को पहनकर मैं गया था तो मैं तो भला देख लिया, आप इस तरह से रहेंगे तो जहाँ पर जाएंगे हो सकता है कि वहाँ के सैनिक आपको तुरंत पकड़ ले, कोई राजा समझ के, आप राजा तो हैं ही। तो अगर उनसे मिलने के लिए चलना है तो पहले मेरे कुटिया में एक ड्रेस रखा हुआ है, ड्रेस को आप पहन ले, मेरे जैसा ही फटाहाल ड्रेस पहनिए और फटेहाल ड्रेस को पहनकर तब चलिए। इस तरह से राघव चेतन रावल रतन सिंह के वेशभूषा को बदलवाता है और बदलवा करके फिर वापस पहुंचते हैं दोनों कहाँ? सिंघल प्रदेश में। सिंघल प्रदेश में जब पहुंचते हैं तो रावल रतन सिंह पूछता है कि महाराज किधर है, किधर है रानी, कहाँ है वो युवती? राघव चेतन कहते हैं कि अरे रात ठहर जाए, इतनी बेचैनी क्यों है? सुबह सुबह आती हैं छोरियां, सुबह में आप देखना कि सुबह में कैसा दृश्य आपको दिखता है। क्या राघव चेतन रावल रतन सिंह को दिखाने वाला था? इस घटना में आगे कौन सी बातें निकलकर सामने आती हैं? इस पूरे प्रकरण को आप जानने के लिए थोड़ा सा मेरे अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप कहानी को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। मुझे कहानी को बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको बातें अच्छे ढंग से समझ में आ सके। तो आगे राघव चेतन महाराजा रावल रतन सिंह
या फिर अलाउद्दीन खिलजी का प्रकरण किस प्रकार से होता है, ये अगले एपिसोड में आपको संपूर्ण मैं वर्णन करूंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।